टेकोरी स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी जो ऑनलाइन क्लास है, जो 11th बायोलॉजी की जो ऑनलाइन क्लास है, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपापचय के बारे में। हम पढ़ रहे हैं जीव जगत के बारे में। हमारा जो चैप्टर है वो है जीव जगत। उसमें हमने अध्ययन कर लिया था कि जैसे बायोलॉजी जो शब्द है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको बता दिया था लेमार्क व ट्रिवेरेंस नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, फिर ये भी बता दिया कि जो बायोलॉजी है उसकी दो शाखा स्पेशली तौर से बांट सकते हैं, जूलॉजी, बॉटनी है, इस प्रकार की शाखाओं में डिवाइड कर सकते हैं। फिर ये भी बता दिया कि सजीव क्या होते हैं, तो सजीव के बारे में मैंने बता दिया कि किसी का विशिष्ट संगठन हो, उपापचय प्रक्रिया पाई जाए हो, सब स्थितिकता पाई जाती है। ठीक है ना, इसके साथ साथ हम बात करें सब स्थितिकता के साथ साथ में गति है, वृद्धि है। ठीक है ना, ये सारी प्रक्रिया जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, सजीव में पाई जाती है। तो हमने इसलिए विशिष्ट संगठन के बारे में अध्ययन कर लिया था। उसमें बता दिया था कि जो सजीव की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, कोशिका की संरचना देख ली थी कि कोशिका होता है, उसका बाहरी आवरण होता है, वो कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, फिर उसमें ये देख लिया था अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य पाया जाता है, मध्य में केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, कई प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, और कोशिका द्रव्य जो होता है उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कोशिकांगों की यदि हम बात करें तो उसमें बात कर रहे हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, लाइसोसोम है, अंतःपर्दवी जालिका है, राइबोसोम है, एटसेट्रा इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। उसमें देखो आपको ये भी बता दिया था कि जो कोशिका का जो शक्ति ग्रह होता है या पावर हाउस जिसे कहा जाता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आत्मघाती थैली वो लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन जो फैक्ट्री की हम बात करें तो वो क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, तो उसके बाद में कोशिका में हमने ये भी पढ़ लिया था कि कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और इसी में हमने ये भी पढ़ लिया था कि रासायनिक संगठन जैसे जो मुख्यतः जो छोटी छोटी जो इकाई होती है, जैसे रासायनिक संगठन में बात करें परमाणु होता है, परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके बाद में उपापचय के बारे में। अगला जो 2 नंबर का रहेगा वो क्या रहेगा, उपापचय। ठीक है, उपापचय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी देखो जैसे हम बात करें कि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या संपूर्ण जो जैविक क्रियाएं होती है या अधिकतर जो भी क्रियाएं जो संपन्न होती है हमारे शरीर में, जैसे मान लो हमारी जो चलने की प्रक्रिया है, हमारी जो गति की जो प्रक्रिया है, भोजन को जैसे हम बात करें, पोषण की प्रक्रिया है, वृद्धि है, कोशिकाओं की मरम्मत है, आदि जैविक क्रियाओं के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को पोषण के लिए, वृद्धि, कोशिकाओं की मरम्मत, ठीक है ना, इसके अतिरिक्त हम बात करें कि अन्य प्रक्रिया है, उन सभी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये सभी जो रासायनिक क्रियाएं हैं या रासायनिक प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, उपापचय कहलाती है। उपापचय की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, उपापचय की जो प्रक्रिया होती है वो उपचय व अपचय से मिलकर बनी होती है। जिसमें एक जो प्रक्रिया होती है उसमें बात करें भोजन के कण टूट जाते हैं और एक में भोजन के कण क्या हो गए, वापस निर्मित हो जाते हैं। यानी मतलब भोजन का पाचन है, कुल मिला के बात ये है। यानी और जो उपापचय की जो प्रक्रिया हम स्पेशली यदि बात करें तो किसके द्वारा होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। अधिकांश स्थिति में यदि हम बात करें तो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपापचय की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, जिसके द्वारा भोजन का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। और अपघटन के दौरान क्या हो जाती है, हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो हम बात करें उपापचय क्या है, तो इसमें लिखेंगे कि सभी सजीवों को अपनी जैविक क्रियाओं, जैसे हम बात करें पोषण को ग्रहण करना, यानी कहने का मतलब पोषण के लिए, ठीक है ना, या फिर हम बात करें कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, आवश्यक वृद्धि के लिए, ठीक है ना, उत्सर्जन के लिए या अन्य जो जैविक क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा होती है उसको, जो इस ऊर्जा का जो उपयोग होता है या इस ऊर्जा का जो निर्माण होता है या रूपांतरण होता है वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है। और ये सभी जो रासायनिक जो क्रियाएं होती है वो क्या कहलाती है, उपापचय कहलाती है। यानी ये समस्त प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सभी सजीवों को जैविक क्रियाओं जैसे पोषण,
भोजन ग्रहण करने की बात आ गई, ठीक है ना। आवश्यक वृद्धि, आवश्यक वृद्धि, कोशिकाओं की मरम्मत, कोशिकाओं की मरम्मत, ठीक है ना। यानी कहने में तो कोशिका क्या हो जाए, टूट फूट हो जाए, या कोशिका जैसे मान लो किसी प्रकार की कोशिका नष्ट होती है, फिर कोशिका क्या होती है, बनती है। ये प्रक्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है। तो जैसे हम बात करें कोशिकाओं की मरम्मत की, जो हम बात करें, कोशिकाओं की मरम्मत, उत्सर्जन, ठीक है। जैसे हम बात करें श्वसन, परिवहन आदि, थोड़े से लिख देते हैं, उत्सर्जन आदि के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है। तो आगे हम लिखेंगे, इस ऊर्जा का रूपांतरण, इस ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, इस ऊर्जा का रूपांतरण हो गया। ये सभी जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो क्या कहलाती है, उपापचय कहलाती है। इसके बाद में लिखेंगे कि जीव की ये सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती है। यानी कहने का मतलब इस प्रकार से रासायनिक क्रिया होती है वो सब क्या कहलाती है, उपापचय कहलाती है। जीव की ये सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती है। उपापचय कहलाती है। उपापचय की बात करें तो भोजन का पाचन हो गया, ठीक है ना। इस समय भोजन के कण क्या होते हैं, टूटते हैं, और साथ में क्या होते हैं, कुछ निर्मित भी होते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया क्या होती है, उपापचय प्रक्रिया कहलाती है। और यह जो प्रक्रिया होती है वो लगातार या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि ये प्रक्रिया रुक जाए तो मनुष्य का जीवन ही क्या संभव नहीं है। यानी कहने मतलब यदि ये रुक जाता है तो जीवन क्या है, असंभव। उपापचय क्रिया रुक जाएगी तो जीवन असंभव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे उपापचय प्रक्रिया, उपापचय प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। फिर हम बात करेंगे यदि यह क्रिया रुक जाए तो जीवन असंभव है, ठीक है। ये किसके बारे में हो गया, उपापचय के बारे में हो गया। यानी सभी सजीवों में क्या होता है, जैविक क्रियाएं। जैसे हम बात करें जैविक क्रियाओं में बात करते हैं, भोजन ग्रहण करना है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त जैसे मान लो हमारे शरीर में जो आवश्यक किसी प्रकार की वृद्धि हो रही है, कोशिकाओं की मरम्मत है, उत्सर्जन है आदि के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये सारी जो इस प्रकार की जो ऊर्जा जो हमें चाहिए, इस ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है। यानी दो क्रिया होती है उसमें, उपचय और अपचय। ये जो रासायनिक क्रिया की यदि हम बात करें, ये सभी रासायनिक क्रिया क्या कहलाती है, उपापचय कहलाती है। और उपापचय क्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। यदि हम बात करें उपापचय क्रिया रुक जाए तो जीवन क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला जो टॉपिक है ये आपने उतार लिया होगा। अगला इसके बाद में हम टॉपिक पढ़ेंगे सबस्थितिकता। सबस्थितिकता जिसे बोलते हैं होमोस्टेसिस जो बात करते हैं, ठीक है ना। सबस्थितिकता अगला हमारा टॉपिक है। सबस्थितिकता
इसमें बात करते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो अपने आप क्या होता है, अनुकूलित होता रहता है इन वातावरण के प्रति। मान लो हमारा जो शरीर होता है अपने आप को क्या बनाए रखता है, सामंजस्य बनाए हुए रखता है। तो इसमें लिखेंगे कि हमारा शरीर सामंजस्य बनाए रखने का कार्य करता है। जैसे हम बात करें कि यदि कोशिकाओं में लगातार विभाजन हो रहा है तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जैसे विभाजन की प्रक्रिया थोड़ी कम हो जाए या रुक जाए, ठीक है ना, अनियमितता नहीं होती है उसमें, ठीक है ना। या फिर ऐसे हम बात करें जैसे गर्मियों के मौसम में हमें पसीना आने लग जाता है, ठीक है ना। क्यों आता है पसीना? क्योंकि श्वेत ग्रंथियां क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। क्योंकि हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस से होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जैसे तापमान होता है तो तुरंत सूचना कहाँ पहुंचा जाती है, मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है। और मस्तिष्क द्वारा फिर क्या किया जाता है, जो श्वेत ग्रंथियां होती है, जैसे बोला था पसीना जो ग्रंथियां होती है उनको क्या कर दिया जाता है, सक्रिय कर दिया जाता है, और पसीने का स्त्रावण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और पसीना स्त्रावित होने से हमारे शरीर का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में अपने आप ही क्या बनाया जाता है, सामंजस्य बनाया जाता है। तो सब स्थितिकता क्या है कि इसमें बात करते हैं कि सजीवों के द्वारा शरीर में सामंजस्य बनाया जाता है। बनाया जाता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में क्या बना दिया जाता है, सामंजस्य। यानी कहने का मतलब है अपने आप ही शरीर में क्या कर लिया जाता है, संतुलन बनाए रखने का कार्य किया जाता है, ठीक है ना। सामंजस्य बनाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो गर्मियों में यदि तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो श्वेत ग्रंथियां सक्रिय होकर किसका निर्माण करने लग जाते हैं, पसीने का निर्माण करने लग जाती है। तो हम लिखेंगे उदाहरण के लिए हमारे शरीर का तापमान का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यदि इससे अधिक तापमान हो जाता है तापमान वातावरण में हो जाता है तो किसके द्वारा, श्वेत जो ग्रंथियां होती है, श्वेत ग्रंथियों का मतलब है पसीना जो ग्रंथियां हैं उसके द्वारा पसीने का स्त्रावण किया जाता है। श्वेत ग्रंथियों द्वारा पसीना स्त्रावित किया जाता है। पसीना स्त्रावित किया जाता है, और जैसे हमारे शरीर में पसीने का स्त्रावण होता है तो उसमें तापमान क्या कर देता है, कम कर देता है, स्त्रावित किया जाता है। जो शरीर का तापमान कम कर देता है, ठीक है। इसके बारे में देखो, जैसे हम बात करें ये किसके बारे में हो गया, सब स्थितिकता के बारे में, यानी हमारे शरीर में सामंजस्य संतुलन बनाए रखने के बारे में। ये जो हम बात करते हैं इसमें जो पसीना ग्रंथियां होती है उसका विशेष योगदान होता है। इसके बाद में देखो, जैसे हम बात करें पसीना ग्रंथि की, बाद में बात कर रहे हो गई। अब हम बात करते हैं वर्दी की, ठीक है। अगला जो 4 नंबर का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वर्दी। अब देखो, जैसे हम वर्दी की यदि हम बात करें कि ये जो पादपों में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है,
पादपों में इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी उसके विभिन्न भागों में लगातार क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। लेकिन यदि हम बात करें कि जंतुओं में इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वह एक निश्चित आयु तक ही संपन्न होती है, उस आयु के पश्चात जंतुओं में वैसे वृद्धि नहीं पाई जाती। हो सकता है कुछ कोशिकाओं में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, वो एक अलग बात है। इन उस प्रकार की जो वृद्धि होती है वह जंतु में क्या होती है, एक निश्चित आयु तक ही होती है। बल्कि यदि हम बात करें पादपों में जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है क्या होती है, जीवन पर्यंत पाई जाती है। तो हम लिखेंगे पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि पाई जाती है, बल्कि जंतुओं में इस जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत नहीं पाई जाती है। तो ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। उससे पहले यहाँ तक नोट्स में उतार लेना, जो भी आपको नोट्स जो बताए जा रहे हैं या जो समझाए जा रहे हैं उस नोट्स में पहले आप आराम से सुनोगे। सुनने के बाद में इस प्रकार के जो नोट्स हैं उनको किसमें उतार लोगे, रफ कॉपी में उतार लोगे, और फिर उसको अच्छे प्रकार से स्टडी करने के बाद में किसमें उतार सकते हो, फेयर कॉपी में उतार सकते हो। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे कल किसके बारे में, वृद्धि के बारे में।